अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज है यूनिट नंबर 9 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए बहुत कंफ्यूजिबल है कि इससे किस तरह के एमसीक्यूज़ आएंगे। तो नंबर 1 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बेसिक स्टेटमेंट को समझते हैं। द स्टडी ऑफ इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम ये पढ़ते हैं कि किस तरह हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ कर उनकी वजह से केमिकल रिएक्शन करवाते हैं और केमिकल रिएक्शन को यूज़ कर उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ड्राई सेल है, तो ड्राई सेल हम टाइज में रख कर उसमें केमिकल रिएक्शन होता है और उसके रिज़ल्ट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है जो टार्च को ऑन कर देता है या टाइज को जो है चलाता है। या यूपीएस बैटरी या सेल फ़ोन को जब हम चार्ज पे लगाते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आकर बैटरी के अंदर जो है केमिकल रिएक्शन होगा, वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो ये दो चीज़ें हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में स्टडी करनी है कि किस तरह एक केमिकल रिएक्शन के नतीजे में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और किस तरह इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है आकर केमिकल रिएक्शन उनकी वजह से नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन उसकी वजह से वक़ूफ़ पज़ीर होता है। तो इन दो चीज़ों को पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन ब्लेंडर वर्ड है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का। इनकी कौन सी खसूसियात है? तो नंबर 1 ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आकर साइमल्टेनियसली। जो भी रिडॉक्स रिएक्शन होगा, एक साइड पर अगर ऑक्सीडेशन हो रहा हो एक एलिमेंट में तो दूसरी साइड पर रिडक्शन लाजमी होगा, क्योंकि जब एक स्पीशीज़ इलेक्ट्रॉन देगा तो दूसरा स्पीशीज़ जो है वही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो एक साइड पर अगर ऑक्सीडेशन तो दूसरी साइड पर रिडक्शन, ये एट अ टाइम होगा। इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफ़र फ्रॉम वन स्पीशीज़ टू अनदर। एक स्पीशीज़ से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे में जाते हैं तो एक ऑक्सीडाइज होगा और दूसरा रिड्यूस होगा। ऑक्सीडेशन नंबर कम अज़ कम जो है 2 एलिमेंट का लाजिमी उसमें चेंज होगा तो वो रिडॉक्स रिएक्शन होगा। यानी ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन कम अज़ कम 2 का ऑक्सीडेशन नंबर जो है, एक का इंक्रीज़ होगा दूसरे का डिक्रीज़ होगा। वन स्पीशीज़ दे ऑक्सीडाइज द अदर इज़ रिड्यूस। जो इलेक्ट्रॉन देगा तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा वो रिड्यूस हो जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गेन इलेक्ट्रॉन। इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज जाते हैं ऑक्सीडाइजिंग का नाम सुनकर। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट हम दूसरी स्पीशीज़ के बिहाफ पे ये नाम देते हैं कि उसके साथ वो किस तरह एक्ट कर रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कि वो स्पीशीज़ जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है, दूसरों से इलेक्ट्रॉन निकालता है। जिस तरह डेली लाइफ में हम कहते हैं ये पासपोर्ट बनाने का एजेंट है, ये इस मुल्क का एजेंट है या ये इस लाइसेंस बनाने का एजेंट है, तो वो अपने लिए लाइसेंस या पासपोर्ट नहीं बनाता, दूसरों के लिए बनाता है। तो इसी तरह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गेन इलेक्ट्रॉन एंड एट सेल्फ रिड्यूस। वो खुद रिड्यूस होगा, वो दूसरों से इलेक्ट्रॉन निकालकर उसे ऑक्सीडाइज करता है तो उन्हें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। इसी तरह रिड्यूसिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है, लूजेज इलेक्ट्रॉन एंड एट सेल्फ ऑक्सीडाइज। रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो ख़ुद इलेक्ट्रॉनों को लूज़ करेगा और दूसरे जो सब्सटेंस जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करेंगे। तो रिड्यूसिंग एजेंट लूजेज इलेक्ट्रॉन एंड एट सेल्फ ऑक्सीडाइज, खुद ऑक्सीडाइज होगा और दूसरे को रिड्यूस करेगा। इसी तरह इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इन ऑक्सीडेशन इक्वल टू द इलेक्ट्रॉन गेन इन रिडक्शन। जो भी प्रोसेस होगा, जितने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन में लॉस होंगे तो उतने ही रिडक्शन में गेनिंग उसकी होगी। अगर 3 इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं तो दूसरी साइड पर रिडक्शन में 3 इलेक्ट्रॉन गेन होंगे। इसी तरह अगर 5 ऑक्सीडेशन में लॉस होते हैं तो दूसरी साइड पर रिडक्शन में 5 इलेक्ट्रॉन गेन होंगे। और इनके पता किस तरह चलेगा? मोस्टली ये जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है तो या तो कलर चेंज आपको नज़र आएगा, क्योंकि हर एक ऑक्सीडेशन स्टेट हर एक एलिमेंट का जब चेंज होता है तो उनका मुख्तलिफ जो है डिफरेंट कलर्स वो शो करेगा। जिस तरह Ap+2 लाइट ग्रीनिश है तो Ap+3 जो रस्ट में पाया जाता है जंग में, वो ब्राउनिश कलर का होगा।
तो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगा उसका कलर चेंज हो सकता है। गैस एवोल्यूशन, उसमें गैस जो है प्रोड्यूस हो सकती हैं, जैसे एसिड और मेटल का जब रिएक्शन होगा तो हाइड्रोजन +1 से 0 में जाएगा, H2 गैस बनाएगा, तो इसमें गैस भी बन सकता है। और प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन, या इसमें प्रेसिपिटेट भी बन सकते हैं। मेटल जो है वो रिड्यूस हो सकता है, दूसरा मेटल ऑक्सीडाइज होगा। तो इनके रिएक्शन के लास्ट में हमें जो है ये चेंजेस देखने को मिल सकते हैं कि कलर चेंज होगा, गैस इवोल्यूशन होगी या प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होगी। तो ये थे हमारे पास रेडॉक्स रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक। जो हमारे पास क्लासिकल डिफिनीशन है ऑक्सीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस। जब भी ऑक्सीजन की एडिशन होगी किसी एलिमेंट कंपाउंड में तो हम कहेंगे कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। जिस तरह ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऐड होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, इनके अपोजिट जब ऑक्सीजन रिलीज़ होगा, एवॉल्व होगा, रिमूव होगा किसी कंपाउंड से, तो ये जो है आपके पास इनको हम कहेंगे कि रिडक्शन प्रोसेस है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। वहाँ पे एडिशन है और यहाँ पे रिमूवल है। इनके ऊपर हम इलेक्ट्रॉनों की कॉन्सेप्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये क्लासिकल डिफिनीशन है कि यानी पहले ऑक्सीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफ़ाइन किया, फिर साइंटिस्ट ने कहा है कि अगर फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन ना हो तो फिर किस तरह डिफ़ाइन करेंगे, हाइड्रोजन के लिहाज से डिफ़ाइन कर देंगे। अगर हाइड्रोजन भी प्रेजेंट ना हो तो इलेक्ट्रॉन तो हर एक स्पीशीज़ में होंगे। तो ये मॉडर्न डिफिनीशन है। इसी तरह रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन सल्फर -2 फॉर्म में है, इससे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ये 0 में आएगा। तो रिमूवल हाइड्रोजन जो है H2S से निकलकर इनकी ऑक्सीडेशन होगी, और जब हाइड्रोजन की एडिशन होगी तो इसको रिडक्शन प्रोसेस कहेंगे। इसी तरह इलेक्ट्रॉन के टर्म में ये दोनों जो है मॉडर्न डिफिनीशन है इलेक्ट्रॉन के हवाले से, कि जब सोडियम 0 से +1 फॉर्म में आएगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। और जब गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी तो इनको कहेंगे रिडक्शन। जैसे क्लोरीन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके -1 फॉर्म में चला जाता है, तो ये रिडक्शन प्रोसेस होगा। ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट के हवाले से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, ये भी वही इलेक्ट्रॉनों की तरह गेन और लॉस है कि आयरन अगर +2 से +3 में चला जाए, या आयरन Fe 0 से +2 में चला जाए, तो जब भी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ होगा तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन निकल गए, और जब भी इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होते हैं उनको हम राइट साइड पर शो करते हैं। मैंगानीज़ पहले से +7 फॉर्म में है, वो 5 इलेक्ट्रॉन गेन करके +2 फॉर्म में जाएगा, तो इनको हम कहेंगे कि ये आपके पास रिडक्शन का प्रोसेस है। तो जब भी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ होगा उनको हम रिडक्शन कहेंगे, और जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ होगा तो उनको ऑक्सीडेशन कहेंगे। तो ये पूरी डिफिनीशन याद रखिए, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। दूसरे साइड पर रिडक्शन का रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ये जो है रिडक्शन होंगे। तो ये स्टेटमेंट याद रखिए, इनके ऊपर आपको इक्वेशन मिलेंगे और उसका जो है आपको ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो है ये मालूम करना होगा इक्वेशन में कि कौन सा स्पीशीज़ ऑक्सीडाइज हुआ, रिड्यूस हुआ, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, ये रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं। रेडॉक्स रिएक्शन जैसे हमने पहले जिक्र किया कि ये कौन से रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन रिडक्शन ऑक्सीडेशन से मिलकर बना है ये वर्ड। ऐसे रिएक्शन जिसमें साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा हो तो उसको रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के हवाले से अगर हम जिक्र करें तो जितना भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ होगा, तो ये ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन नंबर जो एलिमेंट के ऊपर जो चार्ज होगा, कंपाउंड में जो एलिमेंट मौजूद है उनके ऊपर जो चार्ज होगा उनको ऑक्सीडेशन नंबर कहा जाता है, और ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन निकलने का वो प्रोसेस है। ऑक्सीडेशन नंबर को ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहा जाता है। इनको आयल से याद रखिए, ऑक्सीडेशन इज़ लॉस, और रिडक्शन को जो है रिडक्शन इज़ गेनिंग, रिक से याद रखिए।
जितने भी आयोनिक कंपाउंड बनते हैं उनकी रिएक्शन तमाम के तमाम रेडॉक्स रिएक्शन है। जैसे आपके पास ये सोडियम है, तो जितने भी सब्सटेंस एलिमेंटल स्टेट में होते हैं वो ना उनका जो है उन्होंने इलेक्ट्रॉन दिए हैं न गेन किए हैं, तो उनका ऑक्सीडेशन स्टेट हम ज़ीरो लेते हैं जब एलिमेंटल स्टेट में हो। Cl2 ये भी एलिमेंटल फॉर्म में है तो ज़ीरो। अब ये जो है ज़ीरो से +1 फॉर्म में आया है, एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने लॉस कर दी, और क्लोरीन जो है उन्होंने इलेक्ट्रॉन गेन कर दी। अब जो है ये दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू आपस में जो है फिर बॉन्ड बनाते हैं और हमारे पास NaCl ये बनता है। तो इस रिएक्शन में आप देखेंगे कि आपके पास ये सोडियम जो है इनका ये प्रोसेस इलेक्ट्रॉन का लॉस करना ये ऑक्सीडेशन है, और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन करना ये रिडक्शन है। और इस रिएक्शन में दोनों प्रोसेस होते हैं तो इनको रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। इनके अलावा अगर हम इस वर्डिंग में बात करें कि क्लोरीन क्यों रिड्यूस हुआ, तो इनके बराबर में सोडियम मौजूद है तो हम कहेंगे कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ये इलेक्ट्रॉन्स को क्लोरीन में एंटर कर देता है और ख़ुद को ऑक्सीडाइज कर लेता है। सोडियम ऑक्सीडाइज क्यों हुआ, तो इसके बराबर में क्लोरीन मौजूद है, इनको हम कहेंगे कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये सोडियम से इलेक्ट्रॉनों को निकाल लेता है और ख़ुद एक्सेप्ट कर लेता है, अपने आप को रिड्यूस कर लेता है और उनको ऑक्सीडाइज कर लेता है, तो इसको कहेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अगर एक इक्वेशन को आप गौर से सीख ले तो इसमें इनको आप जो है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और पूरा का पूरा जो है आपके पास रेडॉक्स रिएक्शन है। इसी तरह मैग्नीशियम को देखिए, एलिमेंटल स्टेट में है तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो। ऑक्सीजन एलिमेंटल स्टेट में है, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन आपके पास 6 ग्रुप में है, इनके ऊपर -2 चार्ज होगा, और यहाँ इनके अपोजिट यानी इनको इक्वलिटी साइन के उस साइड पर ले जाकर +2 बन जाएगा, तो ये +2। आपके पास जब भी किसी कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट को ऐड कर देते हैं तो उससे लाजिमी जो है ज़ीरो आना चाहिए। अगर उनका अलजेब्रिक सम जो है वो ज़ीरो के बराबर ना हो तो वो गलत होगा, वो कंपाउंड का फार्मूला ही गलत होगा, क्योंकि इस सब्सटेंस, इस कंपाउंड में +2 -2 का मतलब है मैग्नीशियम कह रहा है कि मैंने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया और ऑक्सीजन कह रहा है कि 2 ले लिए, तो हिसाब बराबर। लेकिन अगर ये इस तरह होता कि मैग्नीशियम के ऊपर +2 के इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, लेकिन हम यहाँ पर -1 लगा दें कि ऑक्सीजन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, तो ये फार्मूला ही गलत है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन इसमें मिसिंग है। इसी तरह अगर हम ऑक्सीजन के ऊपर -3 लगा दें तो आपके पास रिज़ल्ट -1 आएगा। तो इसमें इनका मतलब ये है कि मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए और ऑक्सीजन ने 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन और किसने दे दिया इसमें। तो ये आपके पास अलजेब्रिक सम जो है इनका ये मस्ट भी ज़ीरो आना चाहिए ऑक्सीडेशन स्टेट के सम से। तो ये इक्वेशन आपको गिवन है, विच स्पीशीज़ एज ऑक्सीडाइज, इसमें कौन सा ऑक्सीडाइज हुआ, तो आपके पास मैग्नीशियम जो है इनकी ऑक्सीडेशन हो गई, क्योंकि इनका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इंक्रीज़ हुआ, 0 से +2 में चला गया, और ऑक्सीजन जो है ये रिड्यूस हुआ। अगर हम इस अल्फाज में कहें कि इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, तो ऑक्सीजन जो है इससे इलेक्ट्रॉन निकाल कर इनको ऑक्सीडाइज करता है और ख़ुद अपने आप को रिड्यूस कर लेता है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और मैग्नीशियम जो है रिड्यूसिंग एजेंट है, ये ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन एंटर कर देता है, अपने आप को ऑक्सीडाइज करता है और इनको रिड्यूस कर लेता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है इस रिएक्शन में। इनके अलावा आप साथ साथ जो है इससे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, दोबारा इनको गौर से पढ़ ली, ये आपके सारे की पॉइंट्स हैं और ये आपके MCQs इससे बन सकते हैं। इनको देख ले, इसमें आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन को आप डिफ़ाइन कर सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से। नंबर 1 आपके पास जिंक एलिमेंटल स्टेट में है तो हम कहेंगे कि इनके ऊपर इनका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है 0 है। कॉपर सल्फेट जो है आपके पास इनके ऊपर -2। जो पॉलीएटॉमिक एनाइन है इनका आप कोई एसिड बेस जो है याद रखें, कोई सॉल्ट जो है याद रखें, जैसे SO4 को आपने H2SO4 में देखा है,
तो जब H2SO4 एक प्रोटॉन लॉस करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन इनका रह जाएगा, तो HSO4 हाइड्रोजन सल्फेट के ऊपर -1 चार्ज होगा। जब ये एक और प्रोटॉन लॉस करेगा तो ये SO4-2 बनाएगा, तो SO4 के ऊपर -2 चार्ज होगा। तो इनके अपोजिट जो है या इनको इक्वल साइन के उस साइड ले जाकर इनके ऊपर जो है +2 चार्ज आएगा। अब इस साइड पर देखिए कि जिंक जो है ये आपके पास यहाँ सल्फेट के साथ है, तो सल्फेट तो -2 तो ये +2, यानी जिंक 0 से +2 में चला गया, यानी 2 इलेक्ट्रॉन जो है इन्होंने लॉस कर दिए। ये एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। और कॉपर जो है उन्होंने ये +2 से 0 में आया क्योंकि ये एलिमेंटल स्टेट में है, तो इन्होंने पहले 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए थे, अब जो है 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, तो ये एक रिडक्शन प्रोसेस है। तो ये इस तरह आप इसमें फाइंड कर सकते हैं, आपको मुख्तलिफ इक्वेशन दिए होंगे। अच्छा, इसमें आप जिंक जो है रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम करता है। ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि इन्होंने कॉपर को जो है रिड्यूस कर लिया। और कॉपर सल्फेट या कॉपर यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करता है क्योंकि ये जिंक से इलेक्ट्रॉन निकाल कर ख़ुद एक्सेप्ट कर लेता है, और ओवरऑल इनको हम रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। इसी तरह नाइट्रोजन को देखिए, नाइट्रोजन एलिमेंटल स्टेट में है 0, हाइड्रोजन एलिमेंटल स्टेट में है 0, और इनके प्रोडक्ट को देखिए NH3 को, तो हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप में है, एक हाइड्रोजन के ऊपर +1, तो हमेशा इनके ऊपर +1 नहीं होगा। जब भी हाइड्रोजन ग्रुप नंबर 1, 2 के साथ यानी अल्कली अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ अगर आप देखिए तो इनके ऊपर -1 ऑक्सीडेशन होगा क्योंकि इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप नंबर 1 और अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप नंबर 2 से ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर हाइड्रोजन के ऊपर -1 और बाकी सारे जगह जो है आप कंपाउंड में देखेंगे इनके ऊपर +1। तो एक हाइड्रोजन +1 और 3 के ऊपर +3, इनको इक्वलिटी के उस साइड ले जाकर ये -3 हो जाएगा। अब 0 को रिलेट कर दे आप +3 के साथ, इनका मतलब कि इन्होंने 3 इलेक्ट्रॉन जो है लॉस कर दिए, और ये आपके पास ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है। इसी तरह नाइट्रोजन ने जो है 0 से लेकर ये -3 में आया, यानी इन्होंने 3 इलेक्ट्रॉन जो है ये गेन कर लिए। इसी लॉस गेन की वजह से आपसे कोफिशिएंट के बारे में भी पूछा जाता है कि इनके आगे जो है कौन सा कोफिशिएंट लगेगा, आपको एक अनबैलेंस इक्वेशन दे देंगे। तो ये एक लाजिमी स्टेप है कि आपको आना चाहिए, ऑक्सीडेशन नंबर के ऊपर प्रैक्टिस कर ले, और इनसे बढ़कर SP ब्लॉक ग्रुप वाइज और 3D सीरीज़ जो है लाजिमी ज़ुबानी याद रखें, आपके स्ट्रक्चर में भी काम आएगा, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाते वक्त। तो ये आपके पास नाइट्रोजन जो है 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, और ये रिडक्शन प्रोसेस है। ओवरऑल ये रेडॉक्स रिएक्शन है। अगर हम इसमें ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट लगाएंगे तो देखिए जो सोडियम है, नाइट्रोजन है, इनका रिडक्शन प्रोसेस हुआ, तो किस वजह से कि हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर दी, तो इनको हम कहेंगे ये रिड्यूसिंग एजेंट है। और इनका जो है ऑक्सीडेशन प्रोसेस हुआ, क्यों, इनके साथ रिएक्शन कर दी, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हमने डिफ़ाइन किया था कि वो दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करके ख़ुद को रिड्यूस करेगा। रिड्यूसिंग एजेंट को डिफ़ाइन किया था कि वो दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस करके उसमें इलेक्ट्रॉन एंटर करके अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा। तो इस तरह हम मुख्तलिफ रिएक्शन में ये मालूम करते हैं, इनके ऊपर MCQs आ सकते हैं कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन से सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन हुई, किसकी रिडक्शन हुई। और जो पॉलीएटॉमिक एनाइन है उनको एसिड बेस या उनके साल्ट से याद रखें, जैसे फॉर एग्जांपल NO3 अगर किसी के पास कंपाउंड में मौजूद है तो NO3-1 फॉर्म में है। आपको कैसे पता चलेगा, आप HNO3 से याद रखें। जब एसिड एक प्रोटॉन लॉस करेगा तो इनके ऊपर जो है -1 चार्ज आएगा, NO3-1। कार्बोनेट अगर कहीं पर आप देखिए CO3-2, तो इनको आप H2CO3 इससे याद रखें। जब ये 2 प्रोटॉन लॉस करेगा
तो ये CO3 -2 जो है ये बनाएगा। इसी तरह फॉस्फेट के ऊपर जो है -3 चार्ज होगा, तो इनको आपने कहाँ पर देगा है H3PO4 फास्फोरिक एसिड में। जब एक प्रोटॉन लॉस होगा तो यहाँ पर H2PO4 ये बनेगा, तो -1 चार्ज। जब एक और प्रोटॉन लॉस करेगा तो यहाँ पर HPO4 -2। जब एक और प्रोटॉन लॉस करेगा तो उसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रह जाएगा, तो PO4 -3। तो इसी तरह आप मुख्तलिफ एसिड बेस से किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट याद रख सकते हैं जो पॉलीएटॉमिक आयन हो। ये आपके पास टेक्स्ट बुक में जो है दो तरीक़ाकार है, एक रेडॉक्स मेथड है और दूसरा एक इनको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड भी कहा जाता है, और दूसरा है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो वो आपके सिलेबस में शामिल नहीं है। इस तरीक़ों को सीख ले, इनके ऊपर एक स्टेप से MCQs बन सकता है। आपके बुक में ये एग्जांपल दिया है जिंक HNO3 जिंक नाइट्रेट NOH2O। तो आपके पास जब इनको हम पेपर में सॉल्व करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के थ्रू, तो नंबर 1 आप क्वेश्चन पेपर से ये स्केलेटन, ये इक्वेशन, अनबैलेंस इक्वेशन आंसर शीट पे लिखेंगे। उसके बाद इनके ऊपर जो है आप ऑक्सीडेशन नंबर इनको असाइन कर दे। तो आपको ऑलरेडी पता है कि ये जिंक एलिमेंट है तो इनका 0 हो जाएगा। आपके पास यहाँ पर नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है तो इनके ऊपर +5 चार्ज। +5 कैसे आया कि ऑक्सीजन -2 ग्रुप नंबर 6 में है, तो 3 के ऊपर -6 होगा। और इस साइड पर हाइड्रोजन है इनका +1, तो -6 और +1 को कैलकुलेट करके आपके पास आएगा -5। और जब -5 को इक्वलिटी के उस साइड पर लेके जाएंगे तो +5 इनके ऊपर आएगा। या हमने कहा था कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है मस्ट बी 0। तो यहाँ पर -6 और +1 का -5 आंसर आएगा, तो -5 और ये देखिए +5, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, यानी इस कंपाउंड में जितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं उतने एक्सेप्ट हो चुके हैं, तो इसलिए ये फार्मूला सही है। तो आपके पास नाइट्रोजन जो है इनके ऊपर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट मौजूद है। जिंक यहाँ पर NO3 अभी मैंने बताया था HNO3, NO3 के ऊपर -1, तो यहाँ पर 2 मौजूद है, तो नाइट्रेट -2 +2। और यहाँ पर है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन -2, नाइट्रोजन +2। और वाटर जो है ये एज ए बाई प्रोडक्ट यहाँ पर मौजूद है। जहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो चुका हो आप उसके बीच में जो है लाइन एरो ड्रा कर दी, जिस तरह यहाँ पर ये शो कर चुके हैं कि जिंक आपसे जो है ये 0 से आपके पास 0 से +2 में आया। ये इन्होंने जो है 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, इनका ऑक्सीडेशन हुआ। और नाइट्रोजन जो है इन्होंने +5 से +2 में चला गया। आपको कैसे पता चलेगा? ये नाइट्रोजन तो यहाँ पर भी मौजूद है, यहाँ पर एरो क्यों नहीं लेकर आते? ये भी +5 फॉर्म में है। अगर आप इनका ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करें तो जहाँ पर चेंज आएगा उनके साथ इनको रिलेट करोगे, यहाँ पर रिलेट नहीं कर सकते। तो ये पहले +5 में था और आप +2 फॉर्म में चला गया। तो इसका मतलब कि ये आपके पास इन्होंने 3 इलेक्ट्रॉन जो है गेन कर दिए। अब जो है ये इक्वेशन हमें किस लिए दिया है? ये इसलिए कि इनका हिसाब बराबर नहीं है। जिंक कह रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए और HNO3 जो है उन्होंने 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, तो इनका मतलब कि ये इक्वेशन जो है अनबैलेंस है, ये ठीक नहीं है। जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं और उन्होंने 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए हैं, तो इनको बैलेंस करना है। तो रेडॉक्स मेथड में आपको पहले जो है इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने हैं, फिर आपको जो है एलिमेंट बैलेंस करने हैं, और एलिमेंट वो जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से हटकर जो एलिमेंट है उनको पहले बैलेंस करेंगे, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। तो अब इनका फर्स्ट स्टेप पेपर में आप किस तरह करेंगे कि पेपर में आपने ये क्वेश्चन पेपर से उठाकर आंसर शीट पर लिख दी, इनके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो लिख दिए, फिर आपने आइडेंटिफाई किया कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ, और अब इनके इलेक्ट्रॉनों को बैलेंस करना है नंबर 3 स्टेप में।
तो हम क्या कर सकते हैं कि जो यहाँ पर आप इनको स्प्लिट कर दे दो हिस्सों में, ये ऑक्सीडेशन वाला जो जिंक +2 में चला गया तो इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया और HNO3 ने 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके इस फॉर्म में आया। अब इनके ऊपर आप ऑक्सीडेशन स्टेट लिखे या ना लिखे, बस आपको ये मालूम करना था कि किसकी ऑक्सीडेशन हुई और किसकी रिडक्शन हुई। अब जो है इनको इक्वल करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, ऊपर वाले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो है इक्वल हो जाएंगे, और सिर्फ इलेक्ट्रॉन को नहीं पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये आपके पास इस इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको 2 से करते हैं, किस लिए कि इनके इलेक्ट्रॉन इक्वल हो जाए। तो यहाँ पर हमारे पास ये आपने इसके हेल्प से जब आप इलेक्ट्रॉन इक्वल करेंगे तो इससे आप ये एलिमेंट कंपाउंड के सामने जो कोफिशिएंट लगा होगा उसको आप असल में मालूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर 3 जिंक नाइट्रेट 6 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर 2 HNO3 और ये आपने 2 से मल्टीप्लाई किया 6 इलेक्ट्रॉन और 2 NO, ये 2 इक्वेशन आपके पास आ गए। अब ये दोनों इक्वेशन हम ऐड करेंगे तो इनके इलेक्ट्रॉन जो है कैंसल आउट हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन कैंसल आउट कर लेंगे और बाकी स्पीशीज़ वापस हम यहाँ पर जो है लिख देंगे, रिएक्टेंट साइड पर और प्रोडक्ट साइड पर। अब जो है इसमें आप ये इक्वेशन ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर दें, क्योंकि ओरिजिनल जो इक्वेशन था उसमें वाटर भी मौजूद था तो वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो एडिशन के बाद जो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है हम सिर्फ उसे ऐड कर लेते हैं, ओरिजिनल इक्वेशन में नहीं रखते। यहाँ पर हम उस ओरिजिनल इक्वेशन वहाँ पर जो सॉल्वेंट अगर रिएक्टेंट साइड पर हो या कुछ बाय प्रोडक्ट बने हो तो उनको भी शामिल करना है, तो वापस आप ओरिजिनल इक्वेशन में इनको रखेंगे। अब जो है आपने इनको बैलेंस करना है और बैलेंस का तरीका क्या होगा कि नंबर 1 आपको एलिमेंट इलेक्ट्रॉन तो आपने बैलेंस कर दिए, इस तरीके में आपने इलेक्ट्रॉन, फिर आपने जो है एलिमेंट बैलेंस करने हैं इंस्पेक्शन मेथड से, यानी आपने दोनों साइड पे काउंट करना है, लेकिन एलिमेंट में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा इनको अभी बैलेंस नहीं कर, इनको लास्ट में करना है। थर्ड स्टेप में फिर हम इनका जो है ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे, फिर फोर्थ स्टेप में जो है हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे। तो नंबर, और जब ये एलिमेंट अगर मोर देन 1 हो तो फिर आप किसको, जिसका हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, यानी आपके पास एलिमेंट सपोज़ आपके पास जो है जिंक ये भी मौजूद है, कापर भी मौजूद है, तो कापर अगर +1 फॉर्म में है और जिंक +2 फॉर्म में है तो आपको पहले ये बैलेंस करना है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट हाई हो। तो इनके ऊपर भी MCQs आ सकता है कि हम तो एलिमेंट ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अलावा जो दूसरे एलिमेंट होंगे उनको बैलेंस करेंगे, लेकिन अगर वो एक से ज़्यादा हो तो उसका क्या ऑर्डर होगा, किसको पहले बैलेंस करेंगे। तो जिसका हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो नंबर 1, इनके बाद जो दूसरा होगा, फिर इसी तरह तीसरा होगा। तो जितने भी एलिमेंट मौजूद हो जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा होगा उनको पहले बैलेंस करेंगे। तो आपके पास दोनों साइड पर नाउ बैलेंस द एलिमेंट अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। आपके पास जो है यहाँ पर जो जिंक है वो हमारे पास ऑलरेडी बैलेंस है, 3 जिंक है, यहाँ पर भी 3 जिंक मौजूद है। फिर बारी आई नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन आपके पास जो है इस साइड पर 2 है और इस साइड पर आपके पास जो है इनको यहाँ से मल्टीप्लाई कर दे, 3 2 ज़र 6, तो ये 6 नाइट्रोजन ये हो गए और 2 ये, तो टोटल इस साइड पर 8 और इस साइड पर 2। तो यहाँ पर 6 नाइट्रोजन की कमी है, इसलिए हम 6 नाइट्रोजन डायरेक्ट नहीं लगा सकते बल्कि हम HNO3 जो है वो बढ़ा देंगे। दूसरा ये बात याद रखें कि 2 यहाँ पर पहले से मौजूद है, इनको हमने काउंट किया है, तो आप 6 नहीं लगाओगे बल्कि 2 जो पहले से मौजूद है उनके साथ 6 ऐड करके आपको 8 लगाना होगा। तो ये आपके पास 8 HNO3 जो है हमने ये लिख दिया, नाइट्रोजन जो है इनको बैलेंस कर दिया, जिंक को भी बैलेंस कर दिया। अब जो है आपके पास दूसरे कोई और एलिमेंट है नहीं, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन की बारी आती है, तो हम ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। इस साइड पर 8 3 ज़र 24, तो यहाँ पर 24 ऑक्सीजन है। यहाँ पर आप काउंट कर ले, 3 2 ज़र 6 6 3 ज़र 18 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन 20 और ये एक ऑक्सीजन 21। तो ये आपके पास 18 2 1 21 ऑक्सीजन इस साइड पर। तो उस साइड पर प्रोडक्ट साइड पर आपके पास जो है 3 ऑक्सीजन की कमी है।
तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर आप यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ से बैलेंस करेंगे तो आपके पास नाइट्रोजन जिंक ये भी अनबैलेंस हो जाएगा। तो इसलिए हम वाटर को जो है चूज़ करते हैं। इसलिए वहाँ पर जो एक ऑक्सीजन इनको पहले से काउंट किया है और 3 ऑक्सीजन की कमी है इस साइड पर, तो हम इस 1 के साथ 3 ऐड करके 4 लगाएंगे। डायरेक्ट आप 3 नहीं लगाएंगे। 1 जो यहाँ पर ऑक्सीजन मौजूद है इनको आपने काउंट किया है, तो यहाँ पर हम 4 H2O लगाएंगे। तो आपने जो है ऑक्सीजन अभी बैलेंस हुआ। यहाँ पर भी जो है 8 3 24 और ये आपके पास 18 और 2 20 और ये 4, यहाँ पर जो कोफिशिएंट होगा ये सब के लिए काउंट होगा। तो ये 4 ऑक्सीजन जो है यहाँ पर मौजूद है, ये 24 हो गया। अब बारी है हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन आप काउंट कर ले, या तो ऑटोमेटिकली बैलेंस हो चुका होगा, नहीं तो फिर आप यहाँ से बैलेंस करेंगे। आपके पास 8 हाइड्रोजन यहाँ पर है और 4 2 8 हाइड्रोजन यहाँ पर भी है। तो हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस हो चुके हैं। तो इसका कंक्लूडेड मेथड क्या है कि आपको पहले जो है आपने क्वेश्चन पेपर से वो अनबैलेंस इक्वेशन का स्केलेटन उठाकर आंसर शीट पे रख दिया और वो जो है आपने फिर उनके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट वो लिख दिया, उनमें आइडेंटिफाई कर दिया किसकी ऑक्सीडेशन हुई किसकी रिडक्शन हुई, उनको 2 हिस्सों में डिवाइड किया ऑक्सीडेशन रिडक्शन में। तो मेन कहानी यहाँ से स्टार्ट होगी कि आपको पहले इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना है, फिर एलिमेंट बैलेंस करना है लेकिन ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अलावा, फिर ऑक्सीजन बैलेंस करना है और फिर हाइड्रोजन बैलेंस करना है। तो ये था रेडॉक्स मेथड। ये आप किसी भी तरीके के ऊपर जो है किसी भी इक्वेशन के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। In the oxidation number method, the first step after writing the skeleton equation is 2। तो कौन सा स्टेप था कि जब हम मेन स्केलेटन को लिख लेते हैं तो हम असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर, हम असाइन कर देते हैं ऑक्सीडेशन नंबर को टू द ऑल एटम, आइडेंटिफाई द एटम अंडर गोइंग चेंज, जिसमें चेंज आएगा। हम अपने नोटिस में लिया होगा कि हमने सब के ऊपर जो है ऑक्सीडेशन नंबर शो नहीं की, बस जहाँ पे ज़रूरत थी, जहाँ पर चेंज आ रहा है आपको सिर्फ वहाँ पर फोकस करना है। तो इसलिए हमने सिर्फ नाइट्रोजन और जिंक उनके ऊपर जो है ये ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन की थी। तो जब आप इक्वेशन पेपर में लिखेंगे तो उनका फिर दूसरा स्टेप होगा कि आप सब के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दें। यहाँ पर ये इक्वेशन दिया है, द रेशो ऑफ द इंक्रीज एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर टू द डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन। यहाँ पर क्या रेशो है, कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना इंक्रीज़ हो रहा है और नाइट्रोजन का कितना डिक्रीज़ हो रहा है। तो इनको आप देखिए, ये एलिमेंट है तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट 0, यहाँ पर नाइट्रेट का -1, 2 के ऊपर -2, ये +2, तो ये 0 से +2 में आया। नाइट्रोजन जो है यहाँ पर है +5 फॉर्म में, और इससे जो है यहाँ पर ये आपके पास -2, ये +2, तो ये +5 में है, 3 इलेक्ट्रॉन इन्होंने गेन कर लिए तो ये +2 में चला गया। तो ये और स्टेटमेंट में आपसे जो है पहले कॉपर का जिक्र किया है और फिर जो है नाइट्रोजन का। तो आपके पास इनका जो चेंज आया है वो 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, तो 2s2 3। अगर ये स्टेटमेंट इस तरह होता कि यहाँ पर नाइट्रोजन और यहाँ पर कॉपर होता तो हम 3s2 इनको सेलेक्ट कर लेते। तो इसी तरह स्टेटमेंट को देखना चाहिए। जिस तरह आपके पास 10th केमिस्ट्री में एक MCQs है कि वाटर में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की रेशो क्या है। तो पहले स्टेटमेंट में आपसे ऑक्सीजन का जिक्र किया है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की रेशो क्या है। तो आप 1:2, हम बार बार 2:1 की जिक्र करते हैं तो स्टूडेंट 2:1 लगाते हैं। तो यहाँ स्टेटमेंट को आपको जो है इसको देखना चाहिए कि पहले ऑक्सीजन का जिक्र किया है तो 1:2, ये ऑप्शन ये वाला अब सही होगा। तो इसी तरह आप यहाँ पर देखिए कि कॉपर का जिक्र किया है, नाइट्रोजन का जिस एलिमेंट का पहले जिक्र किया हो तो उनको पहले उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लिखना चाहिए। In the oxidation number method, once the total increase and the total decrease in oxidation number are found, the next step is, जब आप ये देखेंगे कि आपके पास जितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए, जितने लॉस हुए, उसके बाद आप कौन सा स्टेप करना होगा। तो मल्टीप्लाई द फार्मूलाज ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट बाय सुटेबल इंटीजर सो दैट द टोटल इंक्रीज इक्वल टू द टोटल डिक्रीज।
जैसे हमारे पास यहाँ पर इस इक्वेशन को आप देखिए, इसमें कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है लेकिन नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। तो इनको अब बैलेंस करना है, एक मुनासिब वैल्यू से, मुनासिब इंटीजर से इनको मल्टीप्लाई करना है कि इनके नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इक्वल हो जाए। तो उनका आसान तरीका क्या है कि इसको आप चेंज कर दें। आप जो है HNO3 NO को हम जो है 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये भी 6 हो जाएंगे, और कॉपर जो है इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी 6 हो जाएंगे। तो आपके पास ये बी नंबर ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट होगा। इसमें जो है आप 9 का जो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है, जिस तरह ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करते हैं उनके ऊपर अच्छी तरह जो है प्रैक्टिस कर लें, और उनके लिए ज़रूरी है कि आपको ग्रुप नंबर याद होना चाहिए। जब आपके पास जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल H2SO4 है, तो H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको अगर मालूम करना हो तो आप जो एलिमेंट आपको दिया हो उसको नहीं छेड़ना, बस उसके बराबर में जो कुछ मौजूद है आप उसी के हेल्प से उनके पड़ोसियों से जो है मालूम कर लें। हाइड्रोजन जो है उनका +1, तो यहाँ पे 2 मौजूद है, सब्सक्रिप्ट में जो वैल्यू होगी उनको ऊपर लेकर आए और हाइड्रोजन इनका +1 ये लिख दिया। नेक्स्ट एलिमेंट से पहले प्लस साइन लगा दें, सल्फर अपने जगह पर मौजूद है, 4 इनको सब्सक्रिप्ट नीचे मौजूद है, ऊपर लेकर आए और एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज। ओवरऑल ये कंपाउंड न्यूट्रल है तो हम 0 के इक्वल के साइड पर 0 लगाएंगे। अगर ये आयन के शक्ल में होता सल्फेट -2, तो हम सल्फर का अगर मालूम करेंगे इस वक्त तो फिर 4 यहाँ पर रखेंगे, ऑक्सीजन का -2, और ये एक आयन है तो इनके ऊपर जो चार्ज होगा वो इक्वल साइन के इस साइड पर जो है हम इस तरह रखेंगे। तो अब इनको आप कैलकुलेट कर दें, सल्फर इस साइड पर और इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर हम +2 रख देंगे और इनको मल्टीप्लाई करके ये -8 हो जाएगा, ये 0। सल्फर इनको कैलकुलेट कर दे तो -6 आएगा, 0, और -6 उस साइड पर ले जाकर ये +6 हो जाएगा। तो ये तरीका है। अगर ये सल्फेट के शक्ल में होता फिर भी वही आंसर आता, लेकिन आपको ये याद रखना है कि जो आयन के ऊपर जो चार्ज होगा ये पूरे सल्फेट के ऊपर है -2। इनको मल्टीप्लाई कर दिए -8, ये -2, -8 उस साइड ले जाकर +8 और ये -2, तो सल्फर ये हो जाएगा +6, तो +6 यहाँ पर भी इस तरह आएगा। रेडॉक्स रिएक्शन ऑलवेज इन्वॉल्व, रेडॉक्स रिएक्शन में हमेशा क्या होगा, बैक वक्त उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगी, साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन रिडक्शन। एंड इन रेडॉक्स रिएक्शन द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय द रिड्यूसिंग एजेंट इज लेस होगा। हमने कहा था कि जब भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगी तो जितने इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे उतने गेन भी होंगे, तो बराबर होंगे। तो यहाँ पर है लेस देन, तो ये गलत होगा, ग्रेटर देन ये भी गलत है, इक्वल टू द इलेक्ट्रॉन गेन बाय द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो सी नंबर ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। जितने इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं उतने गेन होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एवरी रेडॉक्स रिएक्शन, हर रेडॉक्स रिएक्शन में मेन जो है कौन सी बात होनी चाहिए, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटलीस्ट 2 एलिमेंट, जितने भी वहाँ पर एलिमेंट कंपाउंड एक रिएक्शन में मौजूद हो कम से कम 2 में जो है ऑक्सीडेशन नंबर वो चेंज होना चाहिए। अगर एक एलिमेंट का 2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाए, ऐसी रिएक्शन को फिर डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन कहा जाता है। कि अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल कोई एलिमेंट है और उनका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है सपोज यहाँ पर ये है -2 और यहाँ पर जो है ये आपके पास 0 फॉर्म में भी मौजूद है, तो ये रिडक्शन भी इनका हुआ, और यहाँ पर जो है ए जो है ये -3 फॉर्म में मौजूद है, इनका जो है ये ऑक्सीडेशन और इनका जो है ये रिडक्शन। तो एक ही एलिमेंट का अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो चुके हो तो इस तरह के रिएक्शन को फिर हम डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन कहते हैं। In redox reaction the substance that gain electron is called the, जो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, क्योंकि जब दूसरे खुद तो ये तो रिडक्शन प्रोसेस हुआ कि जब वो दूसरे से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये तो रिडक्शन प्रोसेस है, खुद रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन दूसरे के साथ जो काम हुआ है
हम उस हवाले से नाम देते हैं तो वो होगा वो स्पीशीज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिस तरह हमने NaCl में पढ़ा कि सोडियम जो है ये 0 से +1 और ये -1, तो ये क्लोरीन ये भी 0 और ये भी 0, तो हम जो है क्लोरीन इलेक्ट्रॉन इससे गेन कर लेता है तो -1 फॉर्म में आएगा। तो क्लोरीन को हम कहेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ख़ुद रिड्यूस हुआ और इनको ऑक्सीडाइज़ किया, और इनको कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर दिए और ख़ुद जो है ऑक्सीडाइज हुआ। तो रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम से जो है कंफ्यूज नहीं होना, आपको ये देखना है कि दूसरे सब्सटेंस के साथ कौन सा प्रोसेस हो चुका है। तो इनका ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन किसने किया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसके बराबर में होगा। इनका ख़ुद जो है ऑक्सीडेशन हो चुका है, क्लोरीन का जो है रिडक्शन हो चुका है, इसके बराबर में सोडियम है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, इन्होंने इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। And the reaction zinc plus Cu plus 2, zinc plus 2 Cu, the oxidation number of zinc change from, तो ये एलिमेंट है आपके पास, तो ये 0 से +2 में चला गया, तो 0 to +2 ए नंबर ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। एंड द रिएक्शन Fe+3 Sn+2 Fe+2 Sn+4 10 is, इसमें 10 स्टेनम जो है ये +2 से +4 में चला गया, तो इनका क्या हुआ, ये इनका ये ऑक्सीडाइज हुआ, रिड्यूस हुआ, तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ हो चुका है, तो ये अब क्या जो है ये ऑक्सीडाइज हो चुका है। तो इस तरह के MCQs आएंगे। एंड द रिएक्शन 2 KMnO4 16 HCl 2 KCl मैंगानीज क्लोराइड 5 Cl2 8 H2O क्लोरीन एज। एंड द रिएक्शन, ये आपको एक रिएक्शन दिया है और इसमें जो है क्लोरीन एज, क्लोरीन का यहाँ पर ये -1 फॉर्म में है और यहाँ पर जो है ये भी -1 फॉर्म में है, तो हम इनके साथ रिलेट नहीं करेंगे बल्कि जिसमें चेंज आ चुका होगा, ये एलिमेंट है तो ये ऑक्सीडाइज हो चुका है। तो ऑक्सीडाइज बिकॉज द ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज फ्रॉम -1 to 0, ये ए नंबर ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट है। तो अगर यहाँ पर जो एलिमेंट हो यहाँ पर मुख्तलिफ़ जगहों पर जो है ये मौजूद हैं, तो आप वो वाला सेलेक्ट करेंगे जिसमें चेंज आ चुका हो, यहाँ पर भी -1 है, यहाँ पर भी -1, तो ये वाला जो है इनके साथ आप इनको रिलेट करेंगे। व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस फॉर द बैलेंसिंग एटम, जब एलिमेंट को हम बैलेंस करते हैं तो उसका करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा। तो इसमें आप देखिए ये आपके पास आयरन, सल्फर, ऑक्सीजन, ये आपके पास हमने जिक्र किया था कि पहले आप एलिमेंट बैलेंस करेंगे अदर देन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फिर आप ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे और फिर जो है आप हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे। लेकिन जब ये एलिमेंट मोर देन 1 हो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अलावा, तो आप उस वाले को पहले बैलेंस करेंगे जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट हाई हो। तो यहाँ पर ये जो ये सल्फाइड आयन जो है ये इस तरह -2 फॉर्म में ये मौजूद होते हैं और इसके बराबर में आयरन ये +2 फॉर्म में, तो ये एक सल्फर के ऊपर -1 चार्ज होगा। तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन का हाई है, तो पहले आयरन को, फिर सल्फ़र को और फिर ऑक्सीजन को। अगर इसमें हाइड्रोजन होता तो नेक्स्ट नंबर हाइड्रोजन का यहाँ पर आता। तो जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा और एलिमेंट मौजूद हो तो जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट हाई हो उनको पहले बैलेंस करेंगे और बाद में दूसरे वाले को। अच्छा जी, कैथोड और एनोड ये क्या है। नंबर 1, कैथोड इज़ द इलेक्ट्रोड एट विच द रिडक्शन रिएक्शन टेक प्लेस इन गैल्वानिक सेल। गैल्वानिक सेल हो या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो, हमेशा कैथोड के ऊपर जो है रिडक्शन प्रोसेस होगा। आप आसानी के लिए इस तरह याद रख सकते हैं, कैथोड C कॉन्सोनेंट है, रिडक्शन जो है ये भी कॉन्सोनेंट है, तो ये दोनों जो है कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं। इसी तरह एनोड ये वावल है और ऑक्सीडेशन ये O से स्टार्ट होते हैं, ये भी वावल है।
तो ये याद रखिए, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो या गिल्वानिक सेल, ये रिडक्शन कैथोड के ऊपर और ऑक्सीडेशन का प्रोसेस एनोड के ऊपर ये हमेशा होगा, कोई भी सेल हो। लेकिन अगर आप चार्ज के लिहाज से डिफाइन करेंगे तो फिर गिल्वानिक सेल में जो है कैथोड कैरीज पॉजिटिव चार्ज, उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा गिल्वानिक सेल में, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन होगी। जबकि अगर ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होता तो कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता, यानी जो हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं वो कैथोड होगा और जो पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करते हैं वो आपके पास जो है एनोड होगा। लेकिन गिल्वानिक सेल में ये चार्ज अपोजिट हो जाते हैं। तो जब आप बैटरी कनेक्ट करेंगे तो एनोड के ऊपर पॉजिटिव और कैथोड के ऊपर नेगेटिव, लेकिन गिल्वानिक सेल में ये चार्ज जो है एनोड के ऊपर फिर नेगेटिव। क्यों नेगेटिव पॉजिटिव होगा? इसलिए कि आपके पास यहाँ पर सपोज़ आपके पास ये जिंक और ये कॉपर है, यहाँ पर जिंक सल्फेट और यहाँ पर ये कॉपर सल्फेट, ये गिल्वानिक सेल है। गिल्वानिक सेल में हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं करते बल्कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन होगी। तो ये वोल्ट मीटर लगा दें। जिंक जो है यहाँ पर ऑक्सीडाइज होगा, +2 बनाएगा और इसके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रह जाएंगे तो इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। तो जो भी, और यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है तो ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड के ऊपर होगा। तो ये जो है एनोड के ऊपर यहाँ पर जो है नेगेटिव चार्ज होगा और यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन की गेनिंग होगी तो इलेक्ट्रॉनों की डिफिशिएंसी आएगी। जो 2 इलेक्ट्रॉन वो सेंड करेगा ये उन्हें एक्सेप्ट करेगा, तो ये जो है पॉजिटिव। तो ये जब हम बाहर बैटरी से कनेक्ट करेंगे और उसमें 2 हाफ सेल नहीं होते इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, तो जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से होगा वो एनोड और जो नेगेटिव के साथ होगा वो कैथोड। लेकिन रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के हवाले से वो बिल्कुल सेम होगा दोनों टाइप ऑफ सेल में। इनके अलावा जो एनोड होते हैं यहाँ पर A9 एनोड की तरह, नाम जो है साउंड उसी तरह है। A9 एनोड की तरफ जाएंगे तो A9 खुद नेगेटिवली चार्ज है तो एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। और यहाँ पर केटाइन जो है, केटाइन ये कैथोड की तरफ जाएंगे क्योंकि केटाइन खुद पॉजिटिव है तो कैथोड के ऊपर नेगेटिव है तो इसलिए कैथोड की तरफ जाएंगे। तो दूसरा इनके अलावा जो है इनका केटाइन वो आयन जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, तो टी में ये पॉजिटिव साइन से याद रखें कि इनके ऊपर जो है केटाइन वो है जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। या इस तरह याद रखें, कीट हैज़ पॉज, बिल्ली के पंजे होते हैं तो केटाइन हैज़ पॉजिटिव चार्ज। तो आपने ये सीखा कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन के हवाले से हो तो दोनों में सेम डिफिनीशन अप्लाई होगी। एनोड के ऊपर हमेशा ऑक्सीडेशन और कैथोड के ऊपर रिडक्शन, इनको कॉन्सोनेंट और वावल से याद रखें। और जो आपके पास चार्ज के हवाले से हो तो जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होंगे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जो कनेक्ट करेंगे वो एनोड और जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ होगा वो कैथोड। और इनके अलावा जब गिल्वानिक सेल का जिक्र हो तो ये चार्ज अपोजिट हो जाए अपोजिट होगा, एनोड के ऊपर नेगेटिव और कैथोड के ऊपर पॉजिटिव। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये क्या चीज़ है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रॉन गेन करने या लॉस करने की जो सलाहियत होती है उनको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है। इनको सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का नाम भी देते हैं या सिर्फ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी कहा जाता है। ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस है। किस तरह इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस है? यानी जब इलेक्ट्रोड अपने ही सॉल्यूशन वाले आयन में अगर वो मौजूद है तो वो इलेक्ट्रॉन लॉस भी करेगा, केटाइन भी बनाएगा, तो उनके ऊपर इलेक्ट्रॉन जो है रह जाएंगे, नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा और उसके सराउंड में पॉजिटिव चार्ज होगा। तो एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। जब मेटल या कोई इलेक्ट्रोड अपने ही आयन में मौजूद हो तो उसमें इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होगा। तो इनको सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल
या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है, या सिंपल आप कह सकते हैं कि इस इलेक्ट्रोड के ये सलाहियत इलेक्ट्रॉन गेन करने या लॉस करने की जो सलाहियत होगी वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा। इनको दो हिस्सों में डिवाइड किया, इलेक्ट्रॉन लॉस करने की सलाहियत ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत रिडक्शन पोटेंशियल। लेकिन जब इलेक्ट्रोड अपने ही सॉल्यूशन में मौजूद हो तो उसमें ये दोनों प्रोसेस होंगे, लेकिन जब वो किसी और के साथ कपल बनाएंगे, कनेक्ट करेंगे, तो फिर एक ही प्रोसेस होगा और ये खुद डिसाइड करेंगे कि किसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है और किसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, कौन इलेक्ट्रॉन जो है लॉस करेगा और कौन गेन करेगा। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम डिसाइड करते हैं कि किससे एनोड बनाना है, किसको इलेक्ट्रॉन लॉस करने हैं और किससे जो है किसके ऊपर जो है इलेक्ट्रॉन गेनिंग का प्रोसेस शो करना है, तो वो हमारे ऊपर होगा। लेकिन यहाँ पर जो एक गैल्वानिक सेल होंगे उसमें इलेक्ट्रोड खुद डिसाइड करेंगे कि किसकी क्या कैपेबिलिटी है। लेकिन जब इलेक्ट्रोड अपने ही सॉल्यूशन में मौजूद हो, यानी उसके अपनी ही जिंक हो, तो जिंक का +2 आयन वहाँ पर मौजूद होने चाहिए, जिंक क्लोराइड, जिंक सल्फेट इस तरह का साल्ट हो। कापर हो तो कापर सल्फेट, कापर क्लोराइड इस तरह उनका साल्ट होना चाहिए। तो उसमें एक इक्विलिब्रियम उनके बीच में होगा, कुछ केटाइन आएंगे इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे और कुछ इलेक्ट्रोड जो है आयनाइज होंगे एटम, तो दोनों प्रोसेस वहाँ पर होंगे। तो आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को यहाँ से भी डिफाइन कर सकते हैं कि गेन या लॉस का जो सलाहियत है, या जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस है इलेक्ट्रोड और उसके आयन के बीच में, जब वो आपस में इक्विलिब्रियम में हो। अगर ये प्रोसेस आपके पास स्टैंडर्ड कंडीशन में हो, यानी 25 टेम्परेचर हो और आपके पास जो है 1 atm प्रेशर हो और 1 मोलर सॉल्यूशन हो, तो इनको फिर हम कहेंगे कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हैं। लेकिन IUPAC की तरफ से ये डिक्लेयर है कि आप जितना भी कैलकुलेशन है वो आप रिडक्शन पोटेंशियल के लिहाज से करेंगे, और जब आपको ये मालूम करना हो कि इस एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, उनको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करेंगे। हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रेफरेंस इलेक्ट्रोड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, यानी जिस तरह हम डेली लाइफ में किसी चीज़ को ख़रीदते हैं तो एक साइड पर 1 kg बार या 5 kg बार वो बैलेंस में रखते हैं और दूसरी साइड पर वो सब्सटेंस जो है वो तोलते हैं। यहाँ पर जब रिडक्शन पोटेंशियल मालूम करते हैं तो उसके लिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यूज़ करते हैं। इनको प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड या रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहा जाता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को। तो इसके हेल्प से मालूम करते हैं इनका अपना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल IUPAC की तरफ से 0 कंसिडर किया है। ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो एग्जांपल हम जिक्र कर रहे थे कि ये फॉर एग्जांपल जिंक के इलेक्ट्रोड है, जिंक मेटल है, तो ये आयनाइज होगा और +2 आयन बनाएंगे, तो इनके इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर रह जाएंगे। और इसी तरह सॉल्यूशन ये जिंक सल्फेट का हो, जिंक क्लोराइड का, यहाँ पर ऑलरेडी +2 आयन मौजूद होंगे, तो ये आएंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और ये खुद जो है इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, यानी जिंक +2 भी बनेगा और आपके पास जिंक +2 से आकर न्यूट्रल फॉर्म में भी जाएगा। दोनों रिएक्शन होंगे जब एक इलेक्ट्रोड अकेला हो और अपने ही सॉल्यूशन में मौजूद हो। जैसे ये जिंक तो Zn+2 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर जिंक +2 2 इलेक्ट्रॉन जिंक न्यूट्रल एटम में। तो जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस का हम जिक्र कर रहे थे, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है और इसके सराउंड में पॉजिटिव आयन मौजूद है, तो इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है इनको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है। अगर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस आप उसमें कंफ्यूज होते हैं तो सिंपल आप कह सकते हैं कि किसी एलिमेंट की ये सलाहियत जो वो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है या गेन करता है, इसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है। अगर बाहर से स्टैंडर्ड कंडीशन हो तो फिर इसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। और जब एक एलिमेंट, एक इलेक्ट्रोड अपने ही सॉल्यूशन में मौजूद हो तो इसमें ये दोनों प्रोसेस होंगे, इलेक्ट्रॉन गेनिंग की और लॉस करने की। लेकिन जब दूसरे एलिमेंट, दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ इनको कपल करेंगे, मिलाएंगे, तो फिर एक ही प्रोसेस होगा और ये वो खुद डिसाइड करेंगे कि किसकी इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत ज़्यादा है, तो वो एनोड होगा, और जिसका इलेक्ट्रॉन गेनिंग की सलाहियत ज़्यादा है, रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, वो कैथोड होगा। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जैसे हमने जिक्र किया था, 1 मोलर सॉल्यूशन हो और वो इलेक्ट्रोड अपनी ही ऑन आइंस में मौजूद हो, 25 टेम्परेचर हो, 1 atm प्रेशर हो,
तो फिर इसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप इलेक्ट्रोड कैन नॉट बी मेजर अलोन, इसको जब अकेले होगा तो हम मेजर नहीं कर सकते कि इसकी इलेक्ट्रॉन गेनिंग या लॉस करने की एबिलिटी क्या है, इनकी वैल्यू हम मालूम नहीं कर सकते। तो इनके लिए हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रेफरेंस इलेक्ट्रोड के तौर पर लेते हैं, उनको प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहा जाता है। जब हम ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के हेल्प से किसी और एक और इलेक्ट्रोड की ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल अगर हम मालूम कर ले और उनको आगे हम फर्दर यूज़ कर ले एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड के तौर पर, तो उनको फिर हम कहेंगे कि सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। और जिसका हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम करते हैं उनको इंडिकेटर इलेक्ट्रोड, सैंपल इलेक्ट्रोड, वर्किंग इलेक्ट्रोड, ये नाम उनको दिए जाते हैं। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसकी हायर वैल्यू हो तो वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बिटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा, यानी जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर हाई हो, इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत अगर ज़्यादा हो, तो वो जो है दूसरे को जब इलेक्ट्रॉन देगा तो उनकी तो रिडक्शन होगी, तो वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। जिनका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू, और दोनों में डिफरेंस क्या होगा कि अगर आपके पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू सपोज़ की सब्सटेंस के किसी एलिमेंट के इलेक्ट्रोड की जो है वो है फॉर एग्ज़ाम्पल 1.5 वोल्ट, ये इनका रिडक्शन पोटेंशियल है। मैं आपसे कहूँ कि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, तो आप सिर्फ साइन जो है ये चेंज कर दे 1.5 वोल्ट, तो ये इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या है कि हम हर एक इलेक्ट्रोड का, हर एक एलिमेंट का हाइड्रोजन के साथ कपल बनाकर उनका वोल्टमीटर के हेल्प से रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड करते हैं और उनको फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं। तो उस एलिमेंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर जो अरेंजमेंट होती हैं उनको हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है। हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के हेल्प से मुख्तलिफ इलेक्ट्रोड की रिडक्शन पोटेंशियल मालूम करते हैं और उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल के लिहाज से रखते हैं। उस एलिमेंट के उन सीरीज़ को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ कहा जाता है। जिसका हाइयर रिडक्शन पोटेंशियल होगा, मोर पॉजिटिव होगा, वो बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। जैसे आप लिस्ट में देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के, तो फ्लोरीन सबसे लास्ट में मौजूद है और वो कैथोड के तौर पर काम करेगा क्योंकि उनका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो ये कैथोड के तौर पर, क्योंकि कैथोड के ऊपर रिडक्शन प्रोसेस होगा। जिसका लोअर रिडक्शन पोटेंशियल हो यानी नेगेटिव हो, तो नेगेटिव वाले टॉप में मौजूद है, तो वो जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम करेंगे। जैसे आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में लिथियम, सोडियम, पोटाशियम ये नज़र आएंगे। जिस तरह हम लोअर क्लासेस में कहते हैं कि अल्कली मेटल जो है हाईली रिएक्टिव होते हैं, फ्री स्टेट में नहीं होते, इनकी साइज़ लार्जर है, आईपी कम है। तो ये जो जब रिडक्शन पोटेंशियल ये सिर्फ आईपी या साइज़ के ऊपर डिपेंड नहीं होगा, ये उनके फिज़िकल स्टेट के ऊपर भी डिपेंड करता है, यानी उनके हाइड्रेशन एनर्जी क्या है, सब्लिमेशन एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, साइज़ क्या है, उनका आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है, इन सबको ऐड करके फिर डिसाइड किया जाता है। ये है आपके पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहा जाता है, इनको नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी कहा जाता है, प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी कहा जाता है। तो ये तीनों नाम एमसीक्यूज़ के लिए याद रखें। हाइड्रोजन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज़ डिक्लेयर टू बी ज़ीरो। इनका इलेक्ट्रॉन गेनिंग की जो एबिलिटी है या लॉस करने की, हाइड्रोजन अगर ऑक्सीडाइज हो रहा हो या ये रिड्यूस हो रहा हो तो इनका जो है 0 वोल्ट हम लेंगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ये 0 होंगे। तो बाकी जो बचेगा वो दूसरे इलेक्ट्रोड का होगा और बीच में हमने वोल्ट मीटर लगाया होगा, उनसे पता चलेगा। उसमें इनका जिक्र करेंगे कि आपको कैसे पता चलेगा। अगर आप अननोन फर्स्ट टाइम एलिमेंट को रख देते हैं तो वोल्ट मीटर की रीडिंग से आपको किस तरह पता चलेगा कि कौन सा इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो वोल्टमीटर में अगर पॉजिटिव रीडिंग हो तो इसका मतलब कि इनका पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और ये नेगेटिव टर्मिनल, उनका वोल्टमीटर का 2 वायर होंगे, तो एक नेगेटिव और पॉजिटिव। तो यहाँ पर अगर पॉजिटिव रीडिंग हो तो ये इसका मतलब कि पॉजिटिव वायर जो उनका है इस इलेक्ट्रोड की तरफ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इस साइड से।
तो आपको पता चलेगा कि अच्छा ये एनोड के तौर पे काम कर रहा है। इसी तरह अगर इस साइड पर नेगेटिव रीडिंग अगर यहाँ पर आ रहा हो, वैसे कन्वेंशनली तरीका ये है कि आपको वोल्टमीटर इस तरह कनेक्ट करना चाहिए कि आपको पॉजिटिव रीडिंग मिले। लेकिन अगर आप किसी भी तरह इनको कनेक्ट कर लें तो सिर्फ यहाँ पर साइन चेंज होगा, माइनस प्लस होगा। तो आपके पास यहाँ पर ये पॉजिटिव रीडिंग जब आएगा तो इसका मतलब कि वोल्टमीटर का जो पॉजिटिव वायर है वो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो यहाँ पर पॉजिटिव रीडिंग। अगर यहाँ से जा रहे हैं तो नेगेटिव रीडिंग आएगा। तो हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये क्या चीज़ है कि आपके पास एक सैंपल इलेक्ट्रोड है, यहाँ पर जो है इनको HCl में डिप किया जाता है। 1 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा, यहाँ पे प्लेटिनम फॉयल होगा और यहाँ पे फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम के जो है ग्रेन होंगे या पार्टिकल यहाँ पर मौजूद होंगे कि इनका सरफेस एरिया बढ़ जाए। यहाँ पर 1 atm प्रेशर से हाइड्रोजन गैस एंटर होगा और यहाँ पर उनकी ऑक्सीडेशन होगी। H2 गैस जो है H पॉजिटिव फाइन बनाएगा। H पॉजिटिव ऑलरेडी HCl में मौजूद है और दूसरे साइड पर H पॉजिटिव आकर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और H2 बनाएगा। तो ये दोनों प्रोसेस होते रहेंगे। जिस तरह हम दूसरे एलिमेंट को डिप कर देते हैं उसके अपने आयन के सॉल्यूशन में, लेकिन जब दूसरे के साथ इनको कपल करेंगे, कनेक्ट करेंगे, तो फिर एक ही प्रोसेस होगा और वो ये खुद डिसाइड करेंगे कि किसकी इलेक्ट्रॉन गेनिंग की एबिलिटी ज़्यादा है और किसकी कम है। तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई हो, इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत ज़्यादा हो, तो वो एनोड होगा और जिसका इलेक्ट्रॉन गेनिंग की सलाहियत ज़्यादा हो वो कैथोड होगा। तो इनको ज़हन में रखें कि यहाँ पर 1 atm हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक प्राइमरी नॉर्मल इलेक्ट्रोड है, प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड है और इसमें 1 atm प्रेशर के साथ हाइड्रोजन गैस एंटर होगा, ये HCl में डिप होगा और यहाँ पर जो है प्लेटिनम मेटल। इसी तरह अगर हमारे जहन में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो फ्लोरीन है या दूसरे गैसेस हैं उनका किस तरह मालूम करेंगे, वो तो गैसियस फॉर्म में होते हैं। तो जो गैसियस फॉर्म में होते हैं तो हम इस तरह उनका इलेक्ट्रोड बनाते हैं। यानी आपके पास फ्लोरीन है तो यहाँ पर कैल्शियम फ्लोराइड या सोडियम फ्लोराइड इस तरह कोई उनका साल्ट ले लेंगे कि वहाँ पे फ्लोराइड आयन मौजूद हो, यहाँ से फ्लोरीन गैस उसमें एंटर होगा और प्लेटिनम एक इनर्ट मेटल है, इनको जो है यहाँ इनके सरफेस पे वो रिएक्शन होगा। तो जो गैस एंटर होगा वो ऑक्सीडाइज होगा और यहाँ पर जो आयन होंगे वो यहाँ पर जो है रिडक्शन प्रोसेस होगा उनका। यहाँ पर अगर फ्लोराइड हो तो फिर उनका उल्टा होगा, यानी यहाँ पर आपके पास फ्लोराइड आयन है तो इनकी ये इलेक्ट्रॉन देगा तो वो आपके पास जो है ऑक्सीडाइज होगा और यहाँ पर ये जो है रिडक्शन होगी, जो फ्लोरीन गैस आएगा तो 2 नेगेटिव। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन जब आएगा तो हाइड्रोजन आपको H पॉजिटिव देगा और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और यहाँ पर जो H पॉजिटिव HCl में मौजूद होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और H2 वो बनाएंगे हाइड्रोजन गैस। तो जो गैसियस फॉर्म में होते हैं उनका इस तरह का हाइड्रोजन की तरह एक इलेक्ट्रोड बनाते हैं और जो मेटल होते हैं तो वो ऑलरेडी खुद गुड कंडक्टर हैं, तो डायरेक्टली सिर्फ अपने साल्ट में डिप करके हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। ये आपके पास जो है जिंक और कापर, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल मालूम करते हैं तो इनको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जो है कनेक्ट कर लिया और तरीका ये होगा कि जो एनोड के तौर पर काम करते हैं तो कन्वेंशनल तरीका ये है कि उसको लेफ़्ट साइड पर और दूसरे को जो है राइट साइड पर हम शो करेंगे। तो जिंक एनोड के तौर पर काम करता है, इनका रिडक्शन पोटेंशियल कम है या इस तरह कहें कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इनका ज़्यादा है, तो जिंक जो है इलेक्ट्रॉन देगा, इनका 0.76 जी इनका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस फिर लेंगे, माइनस 0.76 रिडक्शन पोटेंशियल होगा। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। अब यहाँ पर सिर्फ एक प्रोसेस होगा, जब ये अलग अलग थे तो दोनों प्रोसेस होते थे। अब जो है यहाँ पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन गेनिंग कर रहा है तो इसलिए H पॉजिटिव फाइन सिर्फ ये वाला रिएक्शन होगा। तो इसको भी याद रखें कि जब कपल फॉर्म में हो तो एक रिएक्शन होगा, जो एनोड होगा वहाँ पे सिर्फ ऑक्सीडेशन होगी और जो कैथोड के तौर पर काम करेगा वहाँ पे सिर्फ रिडक्शन वाला रिएक्शन होगा। लेकिन जब इलेक्ट्रोड अकेला हो तो उसमें दोनों प्रोसेस होंगे। जैसे हमने जिक्र किया था कि यहाँ पे ये जिंक मौजूद है तो जिंक ऑक्सीडाइज भी होगा और यहाँ पर जिंक +2 के जो आयन होंगे वो यहाँ आकर
रिड्यूस भी होंगे। लेकिन जब यहाँ पे आपने इनके साथ कपल किया तो जिंक जो है सिर्फ ऑक्सीडाइज हो रहा है। और साल्ट ब्रिज जो यहाँ पे शो किया, इसका क्या काम होगा कि ये न्यूट्रलिटी बरकरार रखेगा दोनों सेल्स में। यहाँ पर Zn+2 बन रहे हैं तो केटाइन ज़्यादा होंगे। तो क्लोराइड आयन जो यहाँ पर हम अमोनियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, पोटाशियम क्लोराइड ये साल्ट यूज़ करते हैं साल्ट ब्रिज में, तो ये एनाइन क्लोराइड के जो है इस साइड पर आएंगे और इसको न्यूट्रलाइज करेंगे। ये Zn+2 इस तरफ दिखाया है तो ये ऊपर नहीं जाता, बल्कि ये क्लोराइड आयन जो है साल्ट ब्रिज के ये कंज्यूम होंगे और ये न्यूट्रल फॉर्म में रहेंगे। अगर साल्ट ब्रिज साथ में ना हो तो फिर क्या मसला होगा, इसमें जो है यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज ये Zn+2 इतने बढ़ जाएंगे कि ये इलेक्ट्रॉनों को जाने नहीं देंगे और यहाँ पर आपके पास जो है A9 की तादाद जो है ज़्यादा होगी, वो इलेक्ट्रॉनों को आने नहीं देंगे। तो आपके पास इनको फिर कहा जाता है लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। तो आपके पास यहाँ पर सिर्फ एक प्रोसेस आपको शो करना है कि जो जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है तो सिर्फ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और इस साइड पर रिडक्शन पोटेंशियल। और वोल्ट मीटर का तो हमने जिक्र किया कि आपको कैसे पता चलेगा कि कौन इलेक्ट्रॉन दे रहा है और कौन ले रहा है। तो अगर पॉजिटिव रीडिंग तो इसका मतलब कि पॉजिटिव साइड पे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, और जो नेगेटिव रीडिंग होगा तो फिर नेगेटिव जो वायर होगा वोल्ट मीटर का उस साइड पर इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे। तो आप आसानी से मालूम कर सकते हैं कि कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिड्यूस, कौन सा एनोड है, कौन सा कैथोड। ये कापर यहाँ पर मौजूद है, तो कापर की जो है रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है हाइड्रोजन से, तो ये इस साइड पर आएगा इलेक्ट्रॉन, और ये जो है यहाँ पर इनकी रिडक्शन होगी, और यहाँ पर हाइड्रोजन जो है अब ऑक्सीडाइज होगा। सिर्फ ये वाला रिएक्शन होगा यहाँ पर कि हाइड्रोजन H पॉजिटिव ये बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, और वो इलेक्ट्रॉन उस साइड जाकर यहाँ पर Cr+2 वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे और इनके ऊपर ये डिपॉजिट होंगे, इनका मास जो है बढ़ता चला जाएगा। और साल्ट ब्रिज का तो हमने जिक्र किया कि यहाँ पर जो भी सॉल्ट लिया हो तो उसके केटाइन A9 जो है डिस्ट्रीब्यूट होंगे। यहाँ पर अगर केटाइन ज़्यादा हो तो A9 आएंगे, A9 ज़्यादा हो तो केटाइन आएंगे। तो साल्ट ब्रिज का काम है उनको न्यूट्रलिटी बरकरार रखना, दोनों हाफ सेल में आयंस की तादाद बैलेंस रखना, न्यूट्रल रखना। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की हमने जिक्र की कि जो रिडक्शन पोटेंशियल के लिहाज से इंक्रीजिंग आर्डर में एलिमेंट को जब रखते हैं तो इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ कहा जाता है। इसके टॉप में जिनका रिडक्शन पोटेंशियल कम हो, नेगेटिव में हो, वो टॉप में होते हैं, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा हो वो बॉटम में होते हैं इस लिस्ट के। इनका इम्पोर्टेंस क्या है कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ मौजूद हो तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ मेटल और नॉन मेटल की भी। तो मेटल का जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम हो तो इसका मतलब कि इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, यानी ये इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, और जब इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे तो ये हाईली रिएक्टिव होगा। तो रिडक्शन पोटेंशियल जिस मेटल का जितना कम होगा वो हाईली रिएक्टिव होगा। तो इस बात को याद रखिए कि आपको मुख्तलिफ रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दिए होंगे। सपोज़ ABC3 मेटल्स हैं, यहाँ पर है -1, ये है 0.5 माइनस, और यहाँ पर ये है 1, और मैं कहूँ कि इसमें ये सारे रिडक्शन पोटेंशियल है, कौन सा मेटल जो है हाईली रिएक्टिव होगा। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम हो तो आपके पास रिडक्शन पोटेंशियल -1 ये जो है सबसे कम है, तो ये हाईली रिएक्टिव होगा। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम हो तो उनका साइन जब चेंज करोगे तो उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, सॉरी ये इस तरह लिख दें, ये आपके पास सपोज़ रिडक्शन पोटेंशियल -0.5 और ये आपके पास हुआ -1, ये -2। तो रिडक्शन पोटेंशियल इनका कम है। पहले वाला एग्जांपल भी ठीक था।
इनको सिर्फ ऑर्डर में लिखा। -2 रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा जब साइन चेंज करेंगे। तो इसका मतलब कि इनका IP कम है, इनका इलेक्ट्रॉन ईजीली दे सकता है, तो ये हाईली रिएक्टिव होगा। क्योंकि रिएक्शन किस वजह से होगा, या तो इलेक्ट्रॉन देगा और दूसरा स्पीशीज़ लेगा। तो जो नॉन मेटल होते हैं इनके अपोजिट याद रखें। नॉन मेटल में जैसे फ्लोरीन सबसे लास्ट में मौजूद है, नॉन मेटल में रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज़्यादा होगा वो हाईली रिएक्टिव होगा, हाईली रिएक्टिव होगा। ये इनके मेटल के अपोजिट, मेटल में जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो हाईली रिएक्टिव होगा और नॉन मेटल में जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई हो। प्रेडिक्ट वेदर ए रेडॉक्स रिएक्शन इज़ फिजिबल। आप जब सेल पोटेंशियल मालूम करेंगे, EMF मालूम करेंगे, सेल वोल्टेज मालूम करेंगे, तो उनका आंसर पॉजिटिव आना चाहिए। और हम किस तरह मालूम करते हैं, अगर दोनों आप रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू यूज़ करते हैं तो आप कैथोड के रिडक्शन पोटेंशियल से एनोड के रिडक्शन पोटेंशियल को माइनस करेंगे। तो अगर आपके पास आंसर पॉजिटिव आ जाए तो ये रिएक्शन फिजिबल होगा, ये हो सकता है, ये स्पॉन्टेनियस होगा। लेकिन अगर नेगेटिव आ जाए तो नॉन स्पॉन्टेनियस। तो आप ये मालूम कर सकते हैं कि ये रेडॉक्स रिएक्शन होगा या नहीं। तो ये कैसे पता चलेगा, सेल पोटेंशियल से। उनको EMF भी कहा जाता है, सेल वोल्टेज भी कहा जाता है। तो हम कैथोड एनोड के रिडक्शन पोटेंशियल को एक दूसरे से माइनस करते हैं। तो एक तो फार्मूले का माइनस होगा, ये है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इक्वल टू जो आपके पास कैथोड होगा उनका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस जो एनोड होगा उनका रिडक्शन पोटेंशियल। लेकिन अगर आपके दोनों का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू यूज़ करना चाहें तो फिर जो है आप एनोड से कैथोड को माइनस करेंगे। तो ये तरीका होगा। अगर ये इनका ई सेल आंसर जो है माइनस आ जाए तो ये फिजिबल नहीं होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, ये फिर नहीं हो सकता। प्रेडिक्ट डिस्प्लेसमेंट वन मेटल बाय अनदर फ्रॉम इट्स साल्ट। ये कौन सा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो सकता है या नहीं। जैसे हमने जिक्र किया कि अगर आपके पास जिंक है और जिंक का रिएक्शन हम कॉपर सल्फेट से करवाते हैं तो जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है, या हम इस तरह कहें कि रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर से कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है इसको, तो ये कॉपर बन जाएगा और ये जिंक सल्फेट बना देंगे। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है हो सकता है। लेकिन अगर आप कॉपर मेटल ले लें और यहाँ पर जिंक सल्फेट ले लें तो इसी तरह ये सॉल्यूशन की शक्ल में होंगे, ये फिर आपके पास नहीं होगा। क्योंकि कॉपर जो है इनका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, ख़ुद इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है, ये जिंक को जो है इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, तो जिंक यहाँ पर उनके प्रेसिपिटेट नहीं बनेंगे, जिंक मेटल फॉर्म में नहीं आएगा। तो आप इस सीरीज़ से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा मेटल किसको रिप्लेस करेगा। जो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम हो वो हाइयर वाले को डिस्प्लेस कर सकता है। जैसे जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो कम है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है। आइडेंटिफाई द मेथड दैट कैन लिबरेट हाइड्रोजन। ये भी इसी तरह है, कौन सा मेटल जो है एसिड से हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ कर सकता है। तो आप देखेंगे हाइड्रोजन का है 0, तो जिंक जब रिएक्शन करता है इनका 0 से कम है, -0.76 रिडक्शन पोटेंशियल है। तो ये H2SO4 सपोज यहाँ पर है, तो ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है H पॉजिटिव आयन को। तो यहाँ पर आपके पास जिंक सल्फेट प्लस H2 ये बनेगा, ये हाइड्रोजन रिलीज़ होगा। लेकिन अगर आप कॉपर मेटल लेंगे तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल H पॉजिटिव से ज़्यादा है, तो ये H पॉजिटिव आयन को इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। जब एक H पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन नहीं देगा तो H2 आपके पास जो है ये नहीं बनेगा। तो हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर सकता है, निकाल सकता है, और कौन सा नहीं। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई हो वो नहीं कर सकता, वो हाइड्रोजन गैस नहीं बना सकता, वो एसिड के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता। हेल्प टू कैलकुलेट द EMF। हम गैल्वानिक सेल का सेल वोल्टेज, सेल पोटेंशियल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये तीनों नाम एक ही मतलब है इनका, ये मालूम कर सकते हैं। ये आपके पास EMF इनको कह सकते हैं। हेल्प सेलेक्ट द सुटेबल ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट। जब हमारे पास लिस्ट मौजूद हो तो हम एक मुनासिब ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट को मुंतखब कर सकते हैं। हेल्प टू प्रोडक्ट द प्रोडक्ट
फॉर्म ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस। आप जो है पहले से जिस तरह हमने यहाँ पे प्रेडिक्ट कर लिया कि ये आपके पास ये बन सकता है और ये रिएक्शन नहीं हो सकता, तो अगर आपके पास अक्सर रिड्यूसिंग एजेंट का ये लिस्ट मौजूद हो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का, तो आप प्रोडक्ट का अंदाज़ा कर सकते हैं। हेल्प टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कोरूजन। कौन सा मेटल जो है उनका वाटर ऑक्सीजन से रिडक्शन पोटेंशियल कम है, तो वो उनका जो है कोरूजन होगा। यानी आपके पास जैसे आयरन है, तो आयरन वाटर और ऑक्सीजन को, ये स्टेन है आयरन के ऊपर, तो ये इलेक्ट्रॉन इनको देकर इनकी कोरूजन होगी, Fe+3 फॉर्म में जाएगा। लेकिन अगर इनका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता तो ये इलेक्ट्रॉन वाटर ऑक्सीजन इनको नहीं देता, तो इनका कोरूजन नहीं होता। तो इससे आप वाटर ऑक्सीजन के साथ उनका रिडक्शन पोटेंशियल कंपेयर कर सकते हैं कि ये इनको इलेक्ट्रॉन अगर देगा तो इसका कोरूजन होगा, अगर इलेक्ट्रॉन नहीं देगा तो इनका रिडक्शन पोटेंशियल जिस मेटल का वाटर से ऑक्सीजन से इनसे ज़्यादा हो तो वो जो है ऑक्सीडाइज नहीं होगा, उनकी कोरूजन नहीं होगी। फॉर्म द बेसिस ऑफ कैथोडिक प्रोटेक्शन। आप कैथोडिक प्रोटेक्शन के लिए कौन सा सेक्रिफिशियल मेटल जो है यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह आपके बुक में एग्जांपल है कि हम जिंक और मैग्नीशियम इनके रॉड को जो है यूज़ करते हैं शिप में, जो आयरन बोट जो बना होगा आयरन से, तो जब वो Fe+3 फॉर्म में जाएगा, जब इनकी कोरूजन होगी तो जिंक जो है ये रॉड यहाँ पे कनेक्ट होगा, ये इनको इलेक्ट्रॉन देकर वापस जो है न्यूट्रल फॉर्म में चेंज करेगा। ये Fe+3 और ये Zn+2, तो ये 3 और ये 2 कर ले, तो ये वापस जो है ये खुद जो है ऑक्सीडाइज होगा, यानी ये रॉड सिर्फ ख़त्म होगा, बाकी शिप का जो आयरन से जो बना पोर्शन होगा वो उनकी कोरूजन नहीं होगी ओशन में पानी के साथ। ये आपके पास Zn+2 फॉर्म इसमें आ जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और ये इनको 6 इलेक्ट्रॉन मिलकर Fe न्यूट्रल फॉर्म में आ जाएगा। तो इनको कैथोडिक प्रोटेक्शन कहा जाता है कि हम कैथोडिक, ये कैथोड के तौर पर आयरन काम करेगा, इनकी प्रोटेक्शन करते हैं। हेल्प एक्सप्लेन द एक्सट्रैक्शन मेथड ऑफ मेटल। आप कौन से मेटल को कहाँ से हासिल कर सकते हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की ये इंपॉर्टेंस हैं, ये डायरेक्टली आपके बुक में जो है सिलेबस में, इंडिकेट सिलेबस में मौजूद नहीं था, लेकिन इनके ऊपर इस तरह के MCQs बन सकते हैं, तो इसलिए इनको गौर से याद रखें। ये आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है, साइज़ तो छोटा है लेकिन कुछ ना कुछ आपको नज़र आएगा। लास्ट में फ्लोरीन है, ऊपर टॉप में लिथियम पोटाशियम। हम अक्सर जो है इनको IP से सिर्फ जोड़ लेते हैं, तो फिर हम यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि लिथियम का तो साइज़ पोटाशियम से स्मॉल होगा, इसका जो है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होना चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल कम होना चाहिए, ये यानी पोटाशियम ऊपर होना चाहिए। तो ये इनका हाइड्रेशन एनर्जी लिथियम की ज़्यादा है, वो इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करेगा कि वो कंपेंसेट करेगा इनके इलेक्ट्रॉन की रिमूवल की। तो आपके पास जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो हाइड्रेशन एनर्जी, अगर वो सॉलिड में है सब्लिमेशन, वो प्रोसेस अगर उसमें इन्वॉल्व है तो सब्लिमेशन की क्या एनर्जी है, हाइड्रेशन की क्या एनर्जी है, आयनाइजेशन पोटेंशियल की क्या एनर्जी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की क्या एनर्जी है, उसका साइज़ क्या है, ये तमाम फैक्टर जो है यहाँ पर ये इन्वॉल्व होते हैं, उन सबको मद्देनज़र रखा जाता है। द इलेक्ट्रोड एट विच द ऑक्सीडेशन टेक प्लेस इज कॉल्ड, उसको हम एनोड कहते हैं। द इलेक्ट्रोड एट विच द रिडक्शन टेक प्लेस, उसको कैथोड कहा जाता है। एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, द एनोड इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल, हमने ये कहा था। द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कंसिस्ट ऑफ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड कोटेड विद द डिवाइडेड प्लेटिनम dip and solution containing hydrogen ion at concentration of 1 molar HCl में प्लेटिनम फॉयल को डिप करते हैं और इनके ऊपर फाइनली डिवाइडेड मज़ीद जो है प्लेटिनम ये मौजूद होता है कि सरफेस एरिया ज़्यादा हो, रिएक्शन रेट जो है इंक्रीज़ हो। एंड द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन गैस इज बबल एट ए प्रेशर ऑफ 1 atm प्रेशर के साथ जो है हम यहाँ पर
यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस एंटर होगा ये 1 atm प्रेशर के साथ एंटर होगा यहाँ पर। द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज ऑपरेटेड एट टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पर इनको ऑपरेट करते हैं। एंड द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड द रिएक्शन इज व्हाट इज़ द रोल ऑफ प्लेटिनम। प्लेटिनम का क्या रोल होगा, तो यहाँ पर ये सरफेस प्रोवाइड करेगा, इनके ऊपर जो है एड्जॉर्प्शन होगी हाइड्रोजन की और उनकी डिसोसिएशन होगी, वो जो है आयन बनाएंगे। इनके अलावा ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में आपसे एनोड कैथोड का भी पूछा जाता है कि अगर दो मेटल हो तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो एनोड के तौर पर काम करेगा। यानी अगर आपको ए बी दो मेटल दिए जाए कि इलेक्ट्रॉन किस साइड पर जाएंगे, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो सपोज़ यहाँ पर अगर -0.5 है रिडक्शन पोटेंशियल और यहाँ पर 1 है, तो इनका रिडक्शन पोटेंशियल कम है और इनका ज़्यादा है, इनके इलेक्ट्रॉन गेनिंग सलाहियत ज़्यादा है, तो ए से बी की तरफ जो है इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इनका डायरेक्शन ये होगा। और ये आपके पास एनोड होगा और ये वाला जो है ये कैथोड होगा। तो इनके ऊपर एमसीक्यूज़ बन सकते हैं। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में ये जो H पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके H2 बनाते हैं, तो ये इनके सरफेस पर जो है एड्जॉर्प्शन होगी प्लेटिनम फॉयल के ऊपर और इनका जो है डिसोसिएशन होगा। इट प्रोवाइड ए सरफेस फॉर द इट प्रिवेंट द कोरूजन एंड इंक्रीज द pH। तो बी नंबर ऑप्शन जो है इसमें ठीक है। एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल द इलेक्ट्रोड एट विच द ऑक्सीडेशन आकर इज। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा वो कौन सा होगा, वो आपके पास एनोड होगा हमेशा। कोई भी सेल हो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक भी हो सकता है, गिल्वानिक भी हो सकता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जनरल है। सेल क्या है, इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट के कम्बिनेशन को सेल कहा जाता है। और जब हम मुख्तलिफ सेल को कंबाइन कर लेते हैं उनको बैटरी का नाम देते हैं। जैसे अगर टार्च में 3 ड्राई सेल आते हैं तो उसको कंबाइनली 3 सेल जब रखेंगे तो उसको फिर हम बैटरी का नाम भी देते हैं। तो ये था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर केमिकल बॉन्डिंग का होगा, इनको आप गौर से पढ़ लें और दूसरे अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर लें। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।